मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज जाएंगे बिहार में चुनाव का ऐलान हो चुका है। चुनाव का ऐलान हो चुका है और उसके तहत 10 तारीख से नामांकन भी शुरू होना है। 2 चरण में मतदान है। मतदान के संदर्भ में तमाम दलों की अपनी अपनी तैयारी है। लंबे समय से यह तैयारी चल रही थी। तमाम राजनीतिक दल बढ़ चढ़कर दावा कर रहे थे, गठबंधन दावा कर रहे थे कि हमारी जीत तो सुनिश्चित है, हमारी पूरी तैयारी है, विपक्ष कहीं दिखेगा नहीं। क्या वाकई ऐसा हो गया है? क्योंकि जो गठबंधन के दल हैं वो विरोधी दलों से लड़ने के स्थान पर इस समय परस्पर लड़ने में बड़े व्यस्त हैं। एनडीए की बात करें चाहे महागठबंधन की बात करें, दोनों तरफ से जो आवाजें आ रही है वो प्रतिद्वंदियों से लड़ने की कम, आपस में एक दूसरे से जूझने गुथने की ज्यादा आ रही है। मसला यह है कि कौन कितनी सीटों पर लड़े, कौन कितना ज्यादा अपने लिए सीटें लड़ने के संदर्भ में हासिल कर सके। दोनों तरफ से यही स्थिति है। तो आज हमारा इसी पर केंद्रित कार्यक्रम है, बिहार चुनाव शेयरिंग पर तनाव। हमारे साथ इस दिलचस्प मोड़ पर चर्चा के लिए 4 खास मेहमान हैं। मुकेश त्यागी जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। मनीष यादव जी हैं, प्रवक्ता जनता दल यूनाइटेड के। सुरेंद्र राजपूत जी हमारे पसंदीदा प्रवक्ता होते हैं ऐसे विषयों पर, कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और हमारे साथ डॉक्टर राकेश रंजन है, प्रवक्ता है राष्ट्रीय जनता दल के। चर्चा की शुरुआत मुकेश त्यागी जी से करते हैं और त्यागी जी से जानना चाहते हैं, पिछली बार जिससे अपने दोस्त का घर जलवाए थे चिराग से, वो चिराग कहीं आपका ही तो घर ना जला देगा, ये चिंताएं राजनीतिक वायुमंडल में फैली हुई हैं। चिराग पासवान ने आज एक ट्वीट किया है अपने पिताजी को याद करते हुए। पिताजी कहते थे जुर्म करो मत, जुल्म सहो मत। अब आपके सहयोगी हैं, जुल्म के संदर्भ में किसकी ओर संकेत कर रहे हैं? तो मुकेश जी थोड़ा बताएंगे। लड़ना तो आपको राष्ट्रीय जनता दल से था, लड़ना आपको कांग्रेस से था, ये क्या हो रहा है? देखिए, नमस्कार हिमांशु जी। आपने कहा मेरे पसंदीदा प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी, और आपने लगता है अपरोक्ष रूप से नापसंदगी मुझे जाहिर की है, लेकिन उसके बाद भी मैं आपके इस दंगल में कूदने की कोशिश करूंगा। देखिए, बिहार चुनाव जो है बहुत जटिल चुनाव है, और इसकी जटिलता के दृष्टिकोण से ये कहना कि साहब चिराग पासवान, जो कि मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं और बहुत ही आधुनिक विचारधाराओं के व्यक्ति हैं। आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने और हमारे अपना तावड़े साहब ने और तमाम लोग आज उनके घर पे गए, उनके साथ बातचीत हुई। मैं समझता हूँ ये बातचीत आखेगी नहीं, और इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में आपकी जो प्रेडिक्शन है वो गलत हो जाएंगी बहुत आसान तरीके से, सहज तरीके से, और ये समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बिहार में बहुत मजबूत है। 2025 में 225 ये हमारा नारा है, और आप देखते रहिए शायद 225 से भी ऊपर के निकल जाए, क्योंकि हमारा सुशासन है, नीतीश कुमार जी की प्रशासनिक क्षमताएं हैं, कोई भी किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का आरोप उन पर नहीं लगा। अच्छा, एक बात बताइए मुकेश जी, 2 बातें आपसे जाननी है। एक तो आपने बताया कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत है। ये जो मजबूत पर आपका इतना जोर है, इससे किसे डरना चाहिए? इससे डरना चाहिए डॉक्टर राकेश रंजन को, या इससे डरना चाहिए मनीष यादव जी को? एक तो ये जानना है, क्योंकि भाजपा बहुत मजबूत है। एक आपने ये बताया। दूसरा आपने बताया कि चिराग पासवान से मुलाकात की हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी ने और तमाम नेताओं ने। तो ये ट्वीट कब आया चिराग पासवान का? जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। ये मुलाकात से पहले का है या मुलाकात के बाद का है? 2 विषयों पर आपकी टिप्पणी आए तो चर्चा को आगे बढ़ाने में आनंद आए। डॉक्टर हिमांशु, मैंने इस ट्वीट का अवलोकन नहीं किया है, परंतु मैं जहां तक जानता हूं कि उनकी बहुत अच्छी स्थिति थी पार्लियामेंट्री चुनाव में। उन्होंने 5 सीटें जीती थी। उनके चुनावी समीकरण, जबकि शुरू में उनको काफी संघर्ष का मुकाबला करना पड़ा जब चाचा से उनका विभाजन हुआ। लेकिन मैं ये समझता हूं कि चिराग पासवान एक व्यापक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हैं। उनको इतनी संकीर्ण विचारधाराओं से नहीं लेंगे कि उनको 20 चाहिए या 25 चाहिए या 15 चाहिए। मैं समझता हूं कि एक समझौता, एक समीकरण बनेगी, और जो भी उनके इच्छाएं होंगी उनकी प्राथमिकता जरूर देगी। तभी इतने हमारे शीर्ष नेता उनके साथ बैठे हैं, उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और इस प्रकार के देखिए विचार मतभेद हर पार्टी में होते हैं, कोई नई बात नहीं है। तो
ये कह देना कि साहब ये ट्वीट जो है मर जाएंगे, इसके कॉन्टेक्स्ट में है, बिल्कुल नहीं है। कॉन्टेक्स्ट ये है कि हाँ, वो अपनी मजबूती से पकड़ पड़ना चाहते हैं। अभी चुनाव के दिन आ गए, क्यों नहीं? हर एक आदमी अपनी लेवरेजिंग करता है, हर आदमी चाहता है कि मुझे ज्यादा सीट मिले। कांग्रेस वाले भी ज्यादा चाहते हैं हमें ज्यादा सीट मिले। उनके बीच में और तेजस्वी के बीच में भी तकरार चल रही है मुकेश जी, आप मेरे सवाल का उत्तर नहीं देते, बड़ी शिकायत रहती है मुझे आपसे। मैंने पूछा भाई चिराग पासवान का ट्वीट कब का है? धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात से पहले का? या इस ट्वीट के चलते आपके नेताओं को चिराग पासवान के दरवाजे पर जाना पड़ा? बस इतना ही तो समझना था। आपने तो अनदेखा कर दिया अपने इतने मजबूत सहयोगी के ट्वीट को, बोला मुझे जानकारी नहीं है ट्वीट कब हुआ। चलिए कोई बात नहीं, पर मैंने ये बताया था सवाल के रूप में आपसे कि आपने बताया भाजपा बहुत मजबूत है, तो इस बात से किसे डरना चाहिए? इससे डरना चाहिए मनीष यादव जी को या राकेश रंजन जी को? आप इस पे भी खामोश हो गए। अब ये हमें तो, हम देखिए ऐसा है कि नेगेटिव पॉलिटिक्स करते नहीं है, हम पॉलिटिक्स करते हैं धनात्मक। हमारी स्थिति वहां पे बहुत मजबूत है, हमारा वहां पर जो है काम बोल रहा है। वहां पर जिस प्रकार से मैं समझता हूँ कि वोटर में और महिला वोटर में खासकर और जातीय समीकरणों को ध्वस्त करते हुए जिस तो प्रकार से मनीष यादव जी मेरे साथ में जनता दल यूनाइटेड जो सहयोगी दल है भाजपा का और सरकार में नेतृत्व करता है नीतीश कुमार के रूप में, वो मनीष यादव जी इस बार भी कांप गए कि नहीं कांप गए? मुकेश त्यागी की खामोशी से, मुकेश त्यागी के दावे से। पिछली बार भाजपा की मजबूती आपको 43 सीटों पर ला दी, इस बार भी कह रहे हैं। और चिराग कहां जलेगा इसको लेकर अभी भी कुछ स्पष्ट नहीं। क्या कहते हो मनीष यादव जी? मुकेश जी अभी भी मानेंगे कि नहीं मानेंगे? देखिए हिमांशु जी, 2005 से आदरणीय नीतीश कुमार जी लगातार बिहार का नेतृत्व कर रहे हैं और एनडीए परिवार में सब हम लोग, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, एकदम ऑल इज वेल है। ओ लोकसभा चुनाव के समय भी मीडिया में आप लोग तरह तरह की बातें चला रहे थे, लेकिन कितनी आसानी से एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता मीडिया के समक्ष आए और प्रेस वार्ता करके एकदम आसानी से सीटों का बंटवारा हो गया। हम लोगों का पिछले 1-1.5 साल से पूरे बिहार में पहले जिला स्तरीय चला एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन, उसमें एनडीए के तमाम प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नेतागण उसमें एक मंच पर आकर एक सुर में कह रहे थे 2025 से 30 फिर से नीतीश 225 का ये लक्ष्य और ये संकल्प है हमारा। उसके बाद हम लोग विधानसभा वार एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन बिहार में कर रही। हम लोग के यहां कहां कोई कंफ्यूजन, सब कुछ ऑल इज वेल है। अरे मनीष जी, अपने यहाँ एक कहावत है, दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। ये समझदार लोगों के संदर्भ में कहा जाता है, और बिहार तो बहुत समझदार क्षेत्र है। अब आप पिछली बार के जले हुए हो किसी चिराग से, वो चिराग एक बार फिर फड़फड़ा रहा है। उसने बताया है जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। अब भी आपकी समझ नहीं आ रहा क्या मनीष जी, चल क्या रहा है? कहां उलझाया जा रहा है, किसको उलझाया जा रहा है? देखिए, चिराग पासवान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट का हिस्सा, और आप देख रहे होंगे जब भी वो मीडिया से बात करते हैं वो स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि बिहार को तेजी से आदरणीय नीतीश कुमार जी आगे ले जा रहे हैं, उनके नेतृत्व में हम चुनाव में जाएंगे और चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री भी वही हों। आप उनका जितना भी इंटरव्यू हाल के दिनों का होगा आप सुन सकते हैं, चिराग पासवान जी का यही लाइन रहता है, हमारे घर में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत महागठबंधन में है। अच्छा मनीष जी, बहुत तो चले, दो बातें बताओ। वो आपने बताया चिराग पासवान ऐसा बोल रहे हैं, पर चिराग पासवान साथ में अतीत में बोलते रहे मैं मोदी जी का हनुमान। नीतीश का हनुमान नहीं है, मोदी जी का हनुमान। एक, और दूसरा ये कि सब कुछ ठीक ठाक है। तो आप जैसा विद्वान प्रवक्ता केवल इतना बता दे कि आज चिराग पासवान के इस ट्वीट के मायने क्या हैं। जुर्म करो मत, जुर्म सहो मत, जीना है तो मरना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो। तो जुर्म और जुल्म दोनों चिराग के ऊपर कौन कर रहा है? चिराग जी के ऊपर कोई नहीं कर रहा जी। वो कह रहे हैं कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही, जो सामने वाले जो भाई तेजस्वी जी हैं, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी हैं, जो बिहार में भ्रम फैला रहे हैं, वो उनके लिए बोल रहे हैं, नीतीश जी के लिए नहीं बोल रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं बोल रहे हैं। आप उसकी चिंता मत करिए जी। चिराग पासवान जी ने स्पष्ट कह दिया है
कि बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार है और आगे भी रहेगी। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, ये कंफ्यूजन केवल मीडिया में है। आज ही दिल्ली में, जहां तक मैं सुना हूं, आज ही दिल्ली में एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता एक साथ बैठेंगे और कल से परसों तक एनडीए के तमाम वरिष्ठ नेता आप लोगों के समक्ष पूरे बिहार में 243 सीट का आंकड़ा आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर दिया तो जाएगा। परसों तक आंकड़ा आ जाएगा, ये मनीष जी का दावा है। पर सुरेंद्र राजपूत जी तो कमाल है। महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा इसका तो पता नहीं, पर कांग्रेस ने कहा जिसको जो करना हो करो, हम तो अपनी चुनाव समिति की बैठक करके प्रत्याशी तय कर रहे हैं। सुरेश जी थोड़ा बताओ ना, तेजस्वी यादव को तो आप लोग चेहरा घोषित किए नहीं, गठबंधन में कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा ये भी तय किए नहीं। गजब दादागिरी चल रही है आपकी, एक तरफा चल रहा है। आपने तो केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक भी कर ली। थोड़ा रोशनी दीजिए ना सुरेश भाई। अब आपको उन दोनों को कुछ कहना था। अब लेवल प्लेइंग फील्ड करनी है तो हमें भी आप डांट रहे हो, डांट लो, कौन सी दिक्कत है। दो चीजें बड़ी स्पष्ट हैं हिमांशु भाई। देखिए, एनडीए जो है एक फ्रैक्चर्ड हाउस है जी, और हमारा जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, ये यूनाइटेड हाउस है। यूनाइटेड हाउस में आपको कहीं पर भी हर दल को अपनी अपनी चुनाव समिति की बैठक करने का अधिकार है। चुनाव के जो हमारी जो बातें हुई हैं, जो आपके सामने नहीं है, हमें कुछ अपने सीटें फाइनल करने, कुछ प्रत्याशी फाइनल करने हैं मोटे मोटे, उसके बाद तेजस्वी जी से बात करनी है और उसके बाद एक गठबंधन के सारे प्रत्याशी एक साथ आपके सामने आ जाएंगे। तो हमारे यहां तो कोई चिराग नहीं है, कोई नहीं कह रहा है कि जीना है तो मरना सीखो, हक के खातिर लड़ना सीखो, कदम कदम पर लड़ना सीखो, झगड़ना सीखो। हमारे यहां तो किसी ने ये नहीं कहा, जैसे चिराग ने कहा कि मेरा दुर्भाग्य है कि मैं नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार को समर्थन दे रहा हूं। मैं तो बिहार का लड़का हूं लेकिन मेरा दुर्भाग्य है, मतलब ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है चिराग पासवान साहब का कि मेरा दुर्भाग्य है, हमारी पार्टी का दुर्भाग्य है कि हम नीतीश कुमार की सरकार को, नीतीश कुमार के जंगल राज को हम पार्टी को समर्थन दे रहे हैं। और एक बार नहीं, अनेक बार उन्होंने जंगल राज लिखा। खैर, वो उनका आपस का मामला है, आपस में लड़े झगड़े, हमसे कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी कह रहे थे, वरिष्ठ साथी हैं हम लोगों के, कहने लगे हम 225 जीतेंगे। भैया 243 जीत जाओ, कौन रोक रहा है आपको? अगर वोट चोरी करके जीतना है, आपको अगर छल करके, कपट करके, प्रपंच करके, वोट का मैनेजमेंट करके, ऐसे करके जीतना, 243 जीत। लेकिन इस बार बिहार है, बिहार की जनता ना उड़ती चिड़िया के पंखों में हल्दी लगा देती। तो ऐसी गलती करना मत, ये मैं आपको एक सुझाव दे रहा हूं। दूसरा, आप 20 साल के नीतीश कुमार जी की बात कर रहे हैं, बड़े बढ़िया मुख्यमंत्री हैं, ऐसे बढ़िया मुख्यमंत्री हैं कि उन्होंने कहा कि हम शराब बंदी जो है महिलाओं के लिए कर रहे हैं, और करी किसके लिए? शराब माफियाओं के लिए। और जो आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारकारों, सब महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री है, सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जिस आदमी ने बिहार। सुरेंद्र जी, मैं माफी के साथ बीच में हस्तक्षेप कर रहा हूं। मेरा विषय अभी बिहार के चुनाव के मुद्दे नहीं है, अभी तो अपन कार्यक्रम कर रहे हैं सीटों के बंटवारे के संदर्भ में। ये तो बताओ आप सुरेंद्र भाई कि अपने गठबंधन में ये तक पता ना कर पाए कि लड़ने कितनी सीटों पर देंगे आपको। वो करने लगे बैठक आप केंद्रीय चुनाव समिति की, तो थोड़ा उस रणनीति को समझाने की कोशिश करो कि सहयोगियों को विश्वास में लिए बगैर आप अपने प्रत्याशी जो तय कर रहे हो, ये किस रणनीति के तहत है, किस दबाव के तहत है। आपने कितनी बढ़िया बात कही, ये बिहार है, उड़ती हुई चिड़िया के परों में हल्दी लगा देती है। पिछली बार 70 चिड़िया उड़ाई आपने, 19 पे ही हल्दी लग पाई, तो इस बार क्या करने जा रहे हो? थोड़ा सुरेंद्र भाई रोशनी दो ना। हाँ, मैं बिल्कुल इस पे रोशनी दूंगा। एक लाइन कह लेने दीजिए। बिहार का सबसे महाभ्रष्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, जिसने सरकारी खजाने को लूट करके शराब माफियाओं की जेब भरी है, और उससे हमारा आरोप है कहीं उनकी जेब तो नहीं भरी गई 50,000 करोड़ रुपया पर ईयर। तो इससे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बिहार ने न कभी देखा है, न कभी देखेगा। एक बात। अब आप आ जाइए, आपकी बात पे आ जाता हूं। अगर हम अपनी रणनीति के तहत, हम अपनी बातचीत के तहत अपने अपने प्रत्याशी तय कर रहे हैं, तो किसी के पेट में क्यों दर्द हो रहा है? क्या तेजस्वी जी ने कुछ कहा कि आप प्रत्याशी तय मत कीजिए, या हमारे लेफ्ट साथियों ने कहा मत तय कीजिए? नहीं,
हमारा तो ऑलरेडी सारी एक संभावना और एक समता के साथ में एक दूसरे से बातचीत करके हो रहा है। और अगर ये बातचीत नहीं होती तो वोटर अधिकार यात्रा में 14 के 14 तेजस्वी यादव जी क्यों रहते साथ में? उसके बाद लगातार तेजस्वी जी फिर 14 दिन की 10 दिन की यात्रा क्यों करते? सच बात यह है कि हम तो बिल्कुल पूरी अपनी रणनीति के तहत सारा काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी अपने प्रत्याशी तय कर रही है, तेजस्वी जी की पार्टी अपने सिंबल के प्रत्याशी तय कर रही है, मुकेश साहनी जी की पार्टी अपने सिंबल के प्रत्याशी तय कर रही है, दीपांकर भट्टाचार्य जी की पार्टियां अपने सिंबल के प्रत्याशी तय कर रही। तो उसमें किसी को दिक्कत क्या है? हां, जब तय हो जाएंगे तब अमलगमेशन होगा कि हां साहब हमारा ये, हमारा ये, हमारा ये, उसमें एक आधा ऊपर नीचे होगा, वो उस समय देख लेंगे। तो ये हमारे यहां कोई भी दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो आज की डेट में भाजपा पर है। क्या कमाल की बात है ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर तय किए बगैर सब अपने अपने प्रत्याशी तय कर रहे हैं, ऐसा सुरेंद्र राजपूत हमें बता रहे हैं। और सुरेंद्र राजपूत जी ये भी बता रहे 14 दिन तक तेजस्वी लगे रहे थे राहुल गांधी के साथ। डॉक्टर राकेश रंजन जी मेरे साथ हैं। क्या पाना था राकेश रंजन जी जिसके लिए 14 दिन तक तेजस्वी यादव लगे रहे राहुल जी के साथ? और अभी तक भी कांग्रेस तैयार नहीं हुई कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा है। इतना समर्पण, इतना डिवोशन, इतना डेडिकेशन कांग्रेस के प्रति दिखाया आपने। और देखो अभी भी आपसे सहमति किए बगैर कांग्रेस अपने प्रत्याशी तक तय कर ले रही है। हो क्या रहा है आपके साथ? जी हिमांशु भाई, आपको नमस्कार। पैनल में बैठे सभी साथियों को नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। आप के सवाल पे आने के पहले आज सही में बिहार के एक जाने माने समाजवादी और अम्बेडकरवादी नेता रामविलास पासवान जी के लिए बहुत स्पेशल दिन है, उनको नमन करता हूं। लेकिन उसमें बात यह है कि रामविलास जी समाजवादी नेता थे, अम्बेडकरवादी नेता थे, और उनका बेटा मनवादियों के साथ मिलकर उनका सपना पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ। दिक्कत यह है कि उनकी आत्मा कहीं और है, शरीर कहीं और है। तो वो गठबंधन जो है सिर्फ निजी स्वार्थों के लिए है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। देखिए किसी भी चैनल पे अभी भी पीआर के कोई प्रवक्ता है न कल थे, ये सारा चीज। दूसरी बात है कि महागठबंधन में नागपुर से तय नहीं होता। महागठबंधन में हर व्यक्ति, हर पार्टी की सम्मान और गरिमा को बनाए रखते हुए सब लोग एक साथ बैठ के संवाद करते हुए हर पहलुओं पे सोच करके और एक मुकम्मल राय बनाई जाती है। आप कह रहे हैं कि अलग अलग पार्टी अपने अपने तय कर रहे हैं, सिर्फ उतना ही नहीं हो रहा है। सारे लोग यदि ये कह रहे हैं कि यहां से मैं लड़ूंगा, तो ये प्रतिनिधि है, उनका ये प्रोफाइल है, उनका ये पॉपुलैरिटी है, उनका जनता में ये पहुंच है, सारी चीजें रखी जा रही है। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा है और कि किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि हमारी महागठबंधन है वो इतनी मजबूत है, तो राहुल जी हमारे नेता है, तेजस्वी जी हमारे नेता है, बिहार में तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। दोनों जब एक साथ और सभी घटक दल, चाहे लेफ्ट हो चाहे साहनी जी हो, सारे लोग जब मिलकर एक यूनिटी के साथ और एकता के परिचय देते हुए एक चुनाव में लड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से पेट में दर्द होना तो लाजमी है विपक्षियों के पेट में। और दूसरी बात हम कह रहे थे कि कुछ हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे हैं कि बीजेपी बहुत मजबूत है बिहार में, दूसरी तरफ कह रहे हैं बिहार बहुत जटिल भी है। अरे बीजेपी बहुत मजबूत है तो अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं? तो इन सहयोगियों की जरूरत क्यों पड़ रही है? और आज जो है इतना सब करने के बाद भी 10-10 हजार घूस देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये सारी चीजें कह रहे हैं कि 2025 से 30 में 225, हम कह रहे हैं कि ये लोग डरे इसलिए है कि 2025 से 30 में सिर्फ 25 न रह जाए, और सिर्फ जेडीयू नहीं पूरा एनडीए का कुंभा लेकर के। तो यहाँ पे जो भी चीजें हैं सबका सम्मान है और सभी की हम लोग। ये कैसा सम्मान है रंजन साहब? एक टिप्पणी आपकी चाहिए कि देखो सुरेंद्र राजपूत जी बता रहे थे कि चिराग पासवान मजबूरी के चलते नीतीश कुमार को नेता मानने के लिए मजबूर है, पर मान तो रहे ना कि नेता हैं, मुख्यमंत्री के लिए आगे भी चेहरा है। और आप तो बता रहा हूं महागठबंधन में सब मजबूती के साथ एकजुट है। ये कैसी मजबूती है? ये कौन सा फेविकोल का जोड़ है
जिसमें इतनी मजबूती के बाद भी कांग्रेस कहने को तैयार नहीं है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव होंगे। थोड़ा यह बताओ, वहां पर विरोध होने के बावजूद भी मान रहे हैं कि हां नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, और आपके यहां मजबूती होने के बावजूद भी, सब एक राय होने के बावजूद भी इस विषय पर खामोशी है, मौन है, सन्नाटा है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। जी रंजन जी। जी, महागठबंधन की कोई ऐसी पार्टी है जो ऐसा बोली कि तेजस्वी जी हमारे मुख्यमंत्री नहीं होंगे? पहली बात। दूसरी बात है कि सिर्फ महागठबंधन कांग्रेस और लेफ्ट हो, चाहे सीपीएम हो, सीपीआईएमएल हो, चाहे सीपीएम, चाहे साहनी जी की पार्टी हो, उसके अलावा बिहार का हर एक नागरिक, हर एक शोषित, वंचित, गरीब, मजदूर, अल्पसंख्यक समुदाय से लेकर चाहे सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और संविधान में भरोसा रखने वाला हर एक व्यक्ति कह रहा है और ये मान लिया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उनको बनाएंगे। और आगे रंजन जी, अपन तो दाएं बाएं की बात करते नहीं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत जी हमारे साथ में है। आज सुरेंद्र राजपूत जी से कहलवा दो कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, छोड़िए नहीं इधर उधर की बात। सुरेंद्र राजपूत जी कहे कि कांग्रेस ने तय कर लिया। सुरेंद्र राजपूत जी बोल दें कि इस चुनाव में अगर बहुमत आया तो मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही होंगे, हमें इंतजार है। सिर्फ सुरेंद्र भाई नहीं बोल रहे, पूरी कांग्रेस बोल रही है। अरे मैं तो बोल रहा हूं, सुरेंद्र राजपूत राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, बोले ना सुरेंद्र राजपूत जी। जी सुरेंद्र जी। जी मैं बोल देता हूं, 3-4 चीजें बड़ी साफ साफ बोलता हूं, आप भी कान खोलकर सुन लीजिए। और अगर दृष्टि अच्छी है तो बढ़िया बात है, आपको दृष्टि दोष है नहीं, मैं पूरी तरीके से जानता हूं, ठीक है ना। और जिनको दृष्टि दोष होगा वो नहीं समझ पाएंगे। बिहार में महागठबंधन के जो नेता हैं वो तेजस्वी यादव हैं, नंबर 1। हमारे सारे गठबंधन के नेता, सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव हैं, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है और तेजस्वी यादव जिसको चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे। महागठबंधन की एक राय है। तो देखा रंजन जी, तेजस्वी यादव जिसे चाहेंगे वो मुख्यमंत्री बन जाएगा। पर हमारे सुरेंद्र भाई ये नहीं बोले कि कांग्रेस ने तय किया है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होंगे। पर हम इस विषय पे ज्यादा उलझते नहीं है, आगे बढ़ते हैं। और मुकेश त्यागी जी से ये जानना चाहते हैं, हमने देखो माननीय यादव जी से भी कहा था कि दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। लोकसभा चुनाव में अब की बार 400 पार की क्या स्थिति हुई, 272 के लाले पड़ गए मुकेश त्यागी जी। पर आप अभी भी नहीं मान रहे। 400 पार ना पहुंचे हुए भाजपा और एनडीए अब बिहार में 225 का दावा कर रहे हैं, 243 में से। क्या जाहिर करना चाह रहे हैं? एसआईआर के भरोसे इतना ज्यादा हो गए क्या? नहीं, देखिए विडंबना तो यही है कि हमारी इस बार लोकसभा 2024 में कम नंबर आए और उसके बाद भी विपक्ष ये चिल्ला रहा है कि जो है वोट चोर, गद्दी छोड़, इस प्रकार की अश्लील कैंपेनिंग कर रहा है। तो ये तो जग जाहिर है कि हम लोग जो है बिल्कुल साफ और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट इलेक्शनियरिंग कराते हैं। तो ये तो आप ही के आर्गुमेंट से ये पता लग जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं पे भी किसी प्रकार का ये। अरे लेकिन आपने तो एक कमाल की बात कह दी मुकेश भाई, हम लोगों को तो जानकारी थी कि चुनाव जो है वो चुनाव आयोग कराता है। आपने बताया कि चुनाव आप कराते हैं, आपने बताया कि आप बड़े ट्रांसपेरेंट चुनाव कराते हैं। या आपने कब से चुनाव कराना चालू कर दिया है? बाल की खाल मत निकालिए डॉक्टर हिमांशु, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं हमें, हमारे और जेडीयू के बीच में कुछ मतलब आपस में भिड़ जाए, पर हम भिड़ने वाले नहीं है। हमारे बीच के अंदर बहुत अच्छा समन्वय है। हमारे का मतलब ये है कि आप इलेक्शन कमीशन को लगातार विपक्ष गाली देता आ रहा है कि ये रिग्ड है, ऐसा अरे मुकेश भाई, आप तो खुद ही विपक्ष की बातों का समर्थन कर रहे हैं। विपक्ष बार बार कहता था कि चुनाव आयोग और भाजपा मिले हुए हैं, और आप भी अभी वही भाषा बोल रहे हैं कि वो हम चुनाव कराते थे। आशय ये कि चुनाव आयोग कराता है, मतलब आप और चुनाव आयोग एक दूसरे के पर्याय हैं। तो आप विपक्ष को इतना मजबूत, उसकी बात का इतना समर्थन क्यों कर रहे हैं? डॉक्टर हिमांशु, मुझे बात तो खत्म करनी दीजिए इससे पहले कि आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। जी, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि हम चुनाव कराते हैं, हमारी क्या औकात है चुनाव कराने की। तो इलेक्शन कमीशन है जो स्वच्छंद प्रोसेस है, जिसको लेकर के टीका टिप्पणी लगातार कलंकित कर रहे हैं राहुल गांधी। अगर ये बात सही है कि इलेक्शन कमीशन हमारे हाथ में है, तो हमारे 2024 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में नंबर कम क्यों आते? तो ये हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि इस प्रकार की बातें छोड़ दें, कोई ठोस मुद्दे हो कांग्रेस के पास तो आगे बढ़े। एसआईआर का मामले में लेकर के इनको सुप्रीम कोर्ट ने भी राहत दे दी, चलो भाई आधार कार्ड को भी आप एक आधार मान लीजिए।
उसकी लिस्ट भी आ चुकी है, सुप्रीम कोर्ट का शायद कल कल ऑर्डर आने वाला है, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये जो सरकार लेकर के, अब मैं आपकी गंभीरता बता दूं राहुल गांधी जी की, जब बिहार के चुनाव के बारे में चर्चा चल रही थी तो वो कोलंबिया चले गए थे। ऐसे ऐसे नाजुक समय में उनका उपस्थिति रहना जरूरी थी। और ये अभी सुरेंद्र राजपूत जी ने बहुत ही, इनका बोलने का तरीका, इनकी शैली बहुत ही अच्छी है, मैं इनका बहुत सत्कार करता हूं, परंतु बीच बीच में ये हिम्मत नहीं कर पाए कि हाँ तेजस्वी हमारे मुख्यमंत्री होंगे। बोलते एक लाइन में, इधर उधर घुमा फिरा करके कह रहे कि जो तेजस्वी चाहेंगे वही होगा। अरे कल जिसके नंबर अरे जितने ये तो मैंने मुकेश भाई खुद ही बोल दिया, लेकिन देखो आपने मेरे सवाल का उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा था कि भाई दूध का जला छाछ फूक फूक कर पीता है। लोकसभा में अब की बार 400 पार का नारा आपने दिया था, हालत 272 की भी ना रही, 240 में सिमट गए। फिर भी बिहार में आप चिल्ला रहे हो अब की बार 225 पार, 243 कुल जमा सीटें, उसमें 225 का फिर से दावा। क्या सीखे आप? लोकसभा चुनाव का सबक क्या है आपको समझ? देखिए ऐसा है कि हम किसी ठोस आधार पे कह रहे हैं कि हमारी संख्या बल जो है बहुत ज्यादा होने वाली है पिछले चुनाव के मुकाबले, 2020 के मुकाबले, क्योंकि हम नीतीश कुमार जी ने वहां पे काम किया है और वहां पर जो है लगातार एक सेकंड। तो चलो मैं आखिरी टिप्पणी के लिए सुरेश राजपूत जी के पास जाता हूं, क्योंकि मेरा कार्यक्रम का समय समाप्त हो रहा है। सुरेश जी कोई टिप्पणी करना चाह रहे थे? जी सुरेश भाई। जी, दो तीन चीजें मैं साफ साफ कहना चाह रहा हूं। पहली चीज तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जो कहते हैं कि अगर हमारी सीटें कम हुई तो चुनाव ईमानदार थे, तो नहीं त्यागी साहब, चुनाव ईमानदार नहीं थे। अगर आपके चुनाव ईमानदार होते तो आपकी सीटें 140 आती। आप इस चीज, आपने 70-80 सीट समय भी बताएगा और चुनाव आयोग को भी इसका जवाब देना पड़ेगा, मैं पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं। दूसरी बात, आपके यहां पर बिहार में 1000 करोड़ का बांध चूहे खा जाते हैं, 9 करोड़ लीटर शराब चूहे पी जाते हैं, क्या नाम 7581 करोड़ के 130 पुल पुलिया जो हैं चूहे खा जाता है। और उसके बाद भी आप कहते हैं नीतीश कुमार की और भाजपा की सरकार भ्रष्ट नहीं है। सच बात यह है कि आपका भ्रष्टाचार का लेवल बहुत हाई है। आपका भ्रष्टाचार का लेवल बहुत हाई है, ये सुरेंद्र जी का कहना है। वो लगातार इस बात पर शुरुआत से टिके हुए हैं, जब से बिहार पर चर्चाएं शुरू हुई हैं टीवी डिबेट में। सुरेंद्र राजपूत जी ने मिशन लिया हुआ है कि मुझे इस सरकार को भ्रष्ट साबित कर रहना है। पर चूंकि सत्तारूढ़ दल के प्रमुख सहयोगी हैं मनीष यादव जी, तो आखिरी टिप्पणी मनीष जी आपकी। देखिए हिमांशु जी, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता हो या राजद के प्रवक्ता कह रहे थे हम लोगों में सब कुछ ठीक है, और किसी ने भी ये नहीं कहा है कि तेजस्वी यादव बिहार में नेतृत्व नहीं करेंगे और मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हो। मैं हर दिन इस सवाल पर मीडिया से रूबरू होता हूं, और कल ही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है उदित राज जी, आपने भी वो खबर देखा होगा जी, उन्होंने कहा है कि राजद के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं तेजस्वी जी, कांग्रेस और महागठबंधन के नहीं। कल ही मैंने उस पर उत्तर दिया है, कल ही मैंने उस पर अपना कमेंट किया है। राहुल गांधी जी से वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान मीडिया वालों ने लगातार सवाल किया कि क्या बिहार महागठबंधन के चेहरा तेजस्वी जी होंगे। राहुल गांधी ने टाल दिया। बिहार कांग्रेस के प्रभारी, अच्छा एक बात बताओ मनीष जी, आपके लिए चुनाव मुश्किल कब होता है? तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित हो जाते हैं महागठबंधन का, तब मुश्किल होता है, या तेजस्वी घोषित नहीं होते तो मुश्किल होता है? ये मेरा आपसे सवाल है। हिमांशु जी, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी, अरे रे 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 मनीष जी, सवाल सुनिए। आपके लिए चुनाव कब कठिन होता है? तेजस्वी यादव गठबंधन के द्वारा मुख्यमंत्री पद का प्रत्याशी घोषित होते हैं तो मुश्किल होता है, या तेजस्वी यादव के नाम का ऐलान नहीं होता है तो मुश्किल होता है? इसका उत्तर जानना है। हिमांशु जी, मैं उत्तर दे रहा हूं उसका। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी भाई तेजस्वी जी के पिताजी को पटकनिया दिया है। जब 2005 में बिहार में नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तो तेजस्वी जी तो बच्चा थे, लालू जी को पटकनिया दिया। और अभी आप पूछ रहे थे मुकेश त्यागी जी से कि 243 सीटें, आप कैसे इतना सीट जीत जाइएगा? मैं आपको 2010 का आंकड़ा बता दूं, जनता दल यू अकेले 115 सीट जीती थी और भारतीय जनता पार्टी हो गया 2010, 2020 में 43 में लाकर रख दिया भाजपा वालों ने आपको। उसे याद रखो ना, कब तक आप अपना 2010 याद रखोगे? और आपने मेरे सवाल का उत्तर यह दिया जो मैं समझ पाया कि जब तेजस्वी यादव के पिताजी को नीतीश कुमार पटकनी दे दिया तो तेजस्वी क्या मुकाबले में होंगे? तो भाई आपकी बात समझ में आ गई महागठबंधन को, इसलिए तेजस्वी का नाम घोषित नहीं हो रहा। आप लगा जोड़ जितना भी,
पर आपकी सहूलियत के लिए थोड़ी चुनाव लड़ रहे हैं राकेश रंजन और सुरेंद्र राजपूत जी की पार्टियां। तो कुल मिलाकर मामला दिलचस्प है। बिहार है। बिहार में लोग अपने प्रतिद्वंदी दलों से बाद में निपटेंगे, पहले अभी दौर आपस में निपटने का है। तो इस निपटने के दौर का आनंद लेते हैं, लगातार चर्चाएं करते रहते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस दिलचस्प राजनीतिक चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए मुझे याद, कल फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम।